जी, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें से हमने दो पढ़ लिए हैं। पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली, और जो तीसरा पार्ट आता है भौतिक विस्तारों का वो है पूर्वी नदी बेसिन। ये देखिए छोटा सा मैप है। इस मैप के अंदर ये वाला जो एरिया है शेडेड, ये अरावली, और ये वाला जो एरिया है ये है पूर्वी नदी बेसिन। ये इतना नहीं है कि पूरा एरिया है। पूरा एरिया कौन कौन सा है इसमें से देखिए कि ये पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी जानापाव पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश की। फिर ये आपके कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली और धौलपुर होते हुए यमुना में मिल जाती है। तो इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा? आपके सवाई माधोपुर का एरिया आ गया, करौली का एरिया आ गया, इसके अलावा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और कुछ थोड़ा सा हिस्सा बारा का भी आ गया। ये जो हिस्सा है वो चंबल बेसिन के अंतर्गत आएगा। पूर्वी नदी बेसिन के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि मैप में आप पूरी तरह से नहीं बता पाओगे कि पूर्वी नदी बेसिन कौन कौन सा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ नदी है मेन प्रमुख, उस नदी के आसपास के एरिया में आपके नदी बेसिन पाया जाएगा। जैसे कि कोटा बूंदी बारा है, तो कोटा बूंदी बारा को देखते ही दक्कन का पठार याद आता है। तो हाँ, कोटा बूंदी बारा में दक्कन का पठार है, लेकिन जहाँ जहाँ चंबल नदी है वहाँ चंबल बेसिन है, जो कि किसका? पूर्वी नदी बेसिन का भाग है। वैसे ही दूसरा अगर मैं देखूं कि बनास नदी में राजसमंद आएगा, मेवाड़ का हिस्सा आ रहा है। उसके बाद में राजसमंदी होते हुए टोंक, और कहाँ मिलती है? ये सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है। तो ये एरिया भी आपके बनास बेसिन के अंतर्गत आएगा। अब नीचे देखिए तो नीचे आपके माही नदी बेसिन है, जो कि माही नदी के साथ साथ है। माही नदी कौन कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इनके किनारे कौन सा है? माही नदी बेसिन है। और अगला है बाणगंगा। तो बाणगंगा जो बेसिन है वो बैराट से निकलती है और ये यमुना में जाके मिल जाती है। 2019 के बाद में ये आंतरिक प्रवाह की नदी बना दी गई है। तो ये जो चार नदी है, इन चार मुख्य नदियों के द्वारा जो बेसिन बनता है वो कौन सा है? पूर्वी नदी बेसिन है। अब ये पूर्वी नदी बेसिन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला तो है माही नदी बेसिन, ये वाला पार्ट। दूसरा है चंबल उत्खात भूमि। चंबल उत्खात भूमि, उत्खात भूमि का मतलब ये है कि चंबल जो नदी है वो पहाड़ों से निकलते हुए और रास्ते में निकलते हुए बड़े बड़े गड्ढे कर देती है। उत्खात का मतलब है बड़े बड़े गड्ढे, अवनालिका कर देती है, जिसे डांग भी कहा जाता है। तो ये 2 नंबर कौन सी है? चंबल उत्खात भूमि है। 3 नंबर है आपके बनास बाणगंगा। इसमें बनास को और बाणगंगा को दोनों को एक साथ रखा गया। बनास नदी आपके राजसमंद से निकलती है, तो राजसमंद आपके मेवाड़ एरिया के अंदर आ गया। बाणगंगा जो है वो जयपुर से निकलती है, दौसा से निकलती है, आपके कोटपुतली, बहरोड से निकलती है। तो ये वाला पार्ट भी दोनों के साथ में, ये प्लस में है। ये आपके पूर्वी नदी बेसिन के प्रकार है। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल और पढ़नी है भौतिक विस्तार के अंदर। बाकी की जो डिटेल होगी वो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो नदियों में पढ़ी जाएगी। कि जैसे माही नदी का आएगा तो माही नदी बेसिन की बात हो रही है, ना कि माही नदी की। तो माही नदी को तो पढ़ा जाएगा नदियों में, माही नदी बेसिन को पढ़ा जाएगा आपके भौतिक विस्तारों में। सबसे पहला है माही नदी बेसिन। एक मैंने आपको 56 का मैदान बता ही दिया है। 56 का मैदान कौन कौन सा है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में माही नदी बेसिन के जो 56 गाँव हैं उसे 56 का मैदान कहते हैं। एक बात और याद रखनी है कि प्रतापगढ़ में कंठल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माही नदी के आसपास के क्षेत्र को प्रतापगढ़ के अंदर क्या कहा जाता है? कंठल कहा जाता है। और इसी कारण माही नदी का जो दूसरा नाम पड़ता है वो है कंठल की गंगा। कंठल गंगा भी कहा जाता है। अगला है आपके चंबल उत्खात भूमि। चंबल उत्खात भूमि में बाकी डिटेल जो है कहाँ से निकलती है चंबल नदी, वो चंबल नदी में है। बेसिन की बात हो रही है तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। डांग का मतलब तो बता ही दिया है कि बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिन्हें बीहड़ भी कहा जाता है।
डांग की जो रानी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो डांग है वो तो पाई जाती है धौलपुर के अंदर, और डांग की रानी जो उपनाम पड़ा है वो किसका है, करौली का है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा पार्ट आता है आपके बनास बाणगंगा। बनास बाणगंगा को फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो नदियाँ हैं, एक तो बाणगंगा नदी है और एक बनास नदी है। बनास नदी मुख्यतः मेवाड़ साइड के इलाकों में बहती है, मेवाड़ में आपके राजसमंद और उदयपुर वगैरह में बह के जाती है, और बाणगंगा जो है वो आपके जयपुर के, करौली के इस इलाकों में बह के जाती है। तो इस कारण बनास बाणगंगा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मालपुरा करौली। मालपुरा करौली के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। मालपुरा खुद टोंक के अंदर है, एक करौली आ गया, और एक सवाई माधोपुर का इलाका भी इसके अंतर्गत आता है, और एक है आपके मेवाड़। मेवाड़ का रीजन में जो जो बेसिन इन दोनों नदियों के द्वारा आएगा वो मेवाड़। तो एक मालपुरा करौली है जो ये ऊपर का पार्ट हो गया यहाँ पे, और एक मेवाड़ है जिसमें बनास नदी का, मुख्यतः मेवाड़ में बनासी नदी है, ये पार्ट हो गया। हालांकि जो मालपुरा करौली का मैदान आता है उसमें बाणगंगा और बनास नदी दोनों का योगदान है। क्यों? क्योंकि टोंक से बनास नदी भी निकलती है, लेकिन टोंक से बाणगंगा नदी नहीं निकलती है। करौली में आपके बनास नदी है, बाणगंगा नदी नहीं है, और सवाई माधोपुर में भी बनासी नदी है। ठीक है। उसके बाद में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मालपुरा जो करौली का मैदान है, एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था हिरोन, और हिरोन ने कहा था इसे थर्ड पेनी प्लेन। थर्ड पेनी प्लेन का मतलब ये है, पेनी प्लेन तो वो समतल भूमि होती है जो नदियों के द्वारा बनाई जाती है। ऑलरेडी यहाँ पे समतल भूमि है तो ये तो पेनी प्लेन बन गया। थर्ड कहने का मतलब ये था कि हिरोन ने अरावली के पूर्व के अंदर जो बेसिन थे उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और ये थर्ड हिस्सा था, ये जो मालपुरा करौली का हिस्सा था ये उसके हिसाब से बांटे गए में तीसरा हिस्सा था। इस कारण इसे क्या कहा गया, थर्ड पेनी प्लेन कहा गया। मेवाड़ के अंदर मेवाड़ जब रियासत थी तो मेवाड़ रियासत में एक देवगढ़ ठिकाना था। आपने चित्रशैली में भी पढ़ा होगा देवगढ़ की चित्रशैली। तो देवगढ़ के अंदर पिडमेंट के मैदान पाए जाते हैं। पिडमेंट क्या है? तो पिडमेंट मैंने आपको बताया था, पहाड़ की जो तीव्र ढाल होती है उसे पिडमेंट कहा जाता है। तो पिडमेंट के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? देवगढ़ में पाए जाते हैं, और ये कौन सा हिस्सा है? मेवाड़ का हिस्सा। और मेवाड़ किसका हिस्सा है? बनास बाणगंगा मैदानों का हिस्सा है। ये आपके पूर्वी नदी बेसिन पूरा हुआ। अगला जो पार्ट है अपना, अगला पार्ट है दक्कन का पठार, और फिर भौतिक विस्तार खत्म हो जाएगी। अगला जो है हमारे वो है लावा का पठार, और ये लास्ट है। ये जो लावा का पठार है ये कहा जाता है कि ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है। मतलब पहले ज्वालामुखी था और ज्वालामुखी निकला, और बाद में जब ये ठंडा हुआ, ज्वालामुखी निकलता ना, फैल गया, और फैलने के बाद जब ठंडा हुआ तो ये पठार बना। कौन सा पठार? लावा का पठार। ये कौन सा पठार है? ये आपके हाड़ौती रीजन का पठार है। हाड़ौती रीजन का जो पठार है उसी की बात हो रही है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। चट्टानों में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चट्टानों से निर्मित है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अरावली में भी एक बात आपने याद की थी कि ये क्वार्टजाइट, तो 2 चट्टानों का जिक्र मिलेगा, क्योंकि पत्थरों की बात 2 ही जगह होती है, एक अरावली में और एक पठार में। तो अरावली तो बनी है क्वार्टजाइट से, और बेसाल्ट चट्टानों से कौन सा बना है? लावा का पठार। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 500 मीटर है। अब जो लावा का पठार है इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है भौतिक विभाजन के हिसाब से, कि 2 तरीके से ऐसे किया गया कि जैसे एक तो जो भूमि है जो पूरी तरह से पठार है, ठीक है, और एक भूमि वो है जहाँ पठार तो है लेकिन साथ में पहाड़ियाँ देखने को भी मिलती हैं। तो भौतिकता के हिसाब से 2 कैटेगरी।
पहला है विंध्यन कगार भूमि, ऐसी भूमि जहाँ विंध्यन श्रेणी की पहाड़ियाँ भी है, साथ में पठार भी है। और एक है आपके दक्कन लावा पठार जो पूर्णतः पठारी है। विंध्यन कगार भूमि जो है वो चूना पत्थर व बलुआ पत्थर से बनी हुई, ठीक। और दक्कन का जो लावा का पठार है वो बना हुआ किससे है? बेसाल्ट चट्टानों से। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि बेसाल्ट चट्टानों से तो क्या बना हुआ है? पठार। कौन सा पठार? दक्कन का लावा पठार। और जो विंध्यन कगार भूमि है वो किससे बनी हुई है? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बनी। दक्कन के जो लावा का पठार है, यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो है रेगुर मृदा, और ये स्वतः जुताई वाली है, इसमें जुताई करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा दक्कन का लावा का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो बेसिकली बाराकोटा, सवाई माधोपुर इस एरिया के अंदर फैला हुआ है। लेकिन एक खास चीज़ आपको याद रखनी है कि हालांकि दक्कन के लावा पठार में पठार है पूरा एरिया, लेकिन चंबल नदी भी तो है। तो चंबल नदी जब नदी आती है, किसी भी क्षेत्र में बहती है, तो वो अपने साथ में क्या लाती है? मिट्टी। और जब वो मिट्टी और पानी एक जगह जमा हो जाए, मान लो कुछ देर के लिए वो रुक जाए, अगर बह रहा है तो मिट्टी साथ में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा अवरोध आ जाए या पहाड़ आ जाए जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाए, तो वो जो मृदा है वो नीचे बैठ जाएगी, और इस जल के द्वारा ओढ़ी गई या जल के द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो ऐसे रीजन दक्कन के लावा पठार में जहाँ चंबल नदी बहती है, उसके द्वारा जो सहायक चंबल या उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बेसिन बनाया जाता है, जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, वो बेसिन कहलाता है कांप बेसिन। कांप बेसिकली जलोढ़ को कहा जाता है, तो कांप बेसिन ध्यान रहेगा। अगला जो है अपना पॉइंट कि इसे पठार को 5 भागों में और बांटा गया। ये तो भौतिकता के हिसाब से था, ये भी भौतिकता के हिसाब से, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई और सारा कुछ देख के मेन जो डिवाइडेशन है वो ये है। इसमें जो सबसे बड़ा भाग आता है वो नदी बेसिन का आता है, कि नदियों के द्वारा चंबल है, बनास है। मेन तो बेसिकली हाड़ौती के अंदर ये 2 ही नदियाँ हैं, तो चंबल और बनास नदी के द्वारा जो एरिया बनाया जाता है वो तो आता है नदी बेसिन के अंदर, सबसे बड़ा भाग है। सबसे छोटा जो भाग आता है वो डंग गंगधार आता है। डंग गंगधार जो एरिया है वो झालावाड़ के अंदर पड़ता है, और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये हाइट में ज़्यादा है, उच्च भूमि है। एक झालावाड़ का एरिया आ गया है, डंग गंगधार झालावाड़ में है, इसके अलावा झालावाड़ और हो गया। चौथा जो पार्ट है वो है शाहाबाद बारा का एरिया। शाहाबाद बारा के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक झील है, प्रसिद्ध झील है, जिसका नाम है रामगढ़ झील। ये जो रामगढ़ झील है, रामगढ़ झील कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से हुई है। जैसे आसमान से कोई उल्का पिंड आया और वो डायरेक्ट जाके गिरा, और उससे जो बनी झील, वो झील कौन सी है? रामगढ़ झील। ऐसी झीलें जो उल्का पिंड के द्वारा बनाई जाती हैं उसे क्रेटर झील कहा जाता है। तो ये कौन सी झील है? क्रेटर झील है, उल्का पिंड या टेक्टोनिक से बनी हुई। ध्यान रखना है कि इसकी जो आकृति है वो घोड़े की नाल की जैसी, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। दक्कन के लावा के पठार में ऐसी पहाड़ियाँ जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार है वो इस एरिया के अंदर आती है। अर्धचंद्राकार थोड़ा सा रहा है, इसको और आगे बताया जाएगा। एक आपको ध्यान रखना है, अरावली और विंध्यन दोनों कॉन्सेप्ट, ये वाला। अरावली और विंध्यन 2 अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ है ना, अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ। गुजरात के अंदर से ही दोनों निकलती है। पालनपुर से निकलती है अरावली, और लोबत या जोबत नाम है, जोबत एक जगह पड़ती है, उस जोबत से निकलती है विंध्यन श्रेणी। दोनों के रूट अलग अलग है, लेकिन एक जगह जाके ये मिक्सअप हो जाती है, और वो एरिया है राजस्थान का एरिया। और इस राजस्थान के एरिया में जहाँ ये मिक्सअप होती है वहाँ एक महान सीमा भ्रंश बनाती है, इसी को कहा जाता है महान सीमा भ्रंश। और ये बनता कहाँ का है? तो ये बनता है आपके बूंदी के अंदर, ये बनता है आपके चित्तौड़ के अंदर,
ये बनता है आपके कोटा के अंदर, और ये बनता है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। देखिए ध्यान से, अरावली रेंज का मतलब ये आप समझ गए कि एक रेंज में अरावली है, या विंध्यन का मतलब एक रेंज में विंध्यन है। विंध्यन या नौबत से निकलती है, एमपी में जाती है, देन राजस्थान जाती है, फिर बिहार में जाके एंड अप। अरावली पालनपुर से निकलती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर हरियाणा जाती है और रायसीना में जाके एंड अप। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज में है तो वो एक लाइन में ही होंगी, नहीं, ऐसा नहीं। तो जैसे ये पहाड़ी है, सिरोही में भी है, उदयपुर में भी है, अरावली रेंज की कुछ पहाड़ियाँ बांसवाड़ा में भी मिलेंगी आपको कुछ, उसके बाद में जयपुर में भी अरावली रेंज की पहाड़ियाँ मिलेंगी, आपके सवाई माधोपुर में भी थोड़ी थोड़ी मिलेंगी, ऐसे करके ज़रूरी नहीं है एक लाइन में हो, लेकिन हाँ आगे बढ़ती जाती है और रायसीना पे जाके एंड हो जाती है। ऐसे ही विंध्यन का है, तो विंध्यन एक लाइन में नहीं है, विंध्यन ऐसे, तो विंध्यन चित्तौड़ के अंदर भी है, विंध्यन थोड़ी बहुत बांसवाड़ा के अंदर भी है, ऐसे। और इस एरिया में जाके ये चित्तौड़ के एरिया में, यहाँ बूंदी के एरिया में, यहाँ सवाई माधोपुर के एरिया में, यहाँ पे जाके एकदम मिक्सअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाती है, और इसी को कहा जाता है महान सीमा प्रांत। तो दो कैटेगरी हैं अलग अलग। अगला है हमारे अर्धचंद्राकार, जो लास्ट रहा है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अब क्योंकि पहाड़ियों का जिक्र है, ध्यान से, पहाड़ियों का जिक्र है, तो इसमें से बताइए आप विंध्यन का होगा कि दक्कन के अलावा पठार का हिस्सा होगा? पठार नहीं है, पहाड़ी। तो ये पहाड़ियाँ जो हैं वो किसका हिस्सा है? विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से इसको बांटा गया। जैसे बेसिकली दो भागों में, जैसे बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है लाखेरी और एक जगह पड़ती है इंद्रगढ़। तो लाखेरी से लेके इंद्रगढ़ के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं वो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, और वो किस श्रेणी में आती हैं? अर्धचंद्राकार। दूसरी है आपके मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, ये मुकुंदरा हिल्स जो है कहाँ है? कोटा के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है, और थोड़ी बहुत चित्तौड़ में भी पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान एक और चीज़ याद रखना है कि जो बूंदी के अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं लाखेरी से लेके इंद्रगढ़ के बीच में, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है संतूर, और इस संतूर की ऊंचाई कितनी है? 353। ठीक है, और मुकुंदरा में जो सबसे ऊंचा स्थल है वो चंदनवाड़ा, चंदनवाड़ा एरिया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। ठीक, ये आपके दक्कन के लावा का पठार कंप्लीट हो गए। तो दक्कन के लावा का पठार क्या? लावा का पठार या हाड़ौती का पठार। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। किन चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया भौतिकता के हिसाब से। जहाँ पहाड़ है वो तो विंध्यन वाला है, और जहाँ पठार है वो दक्कन लावा पठार है। विंध्यन कगार भूमि बनी है चूना पत्थर से और बलुआ पत्थर से। दक्कन का लावा पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। यह मृदा पाई जाती है रेगुर मृदा, लेकिन नदियों के द्वारा जो मृदा लाई जाती है उसके कारण इसको क्या कहा जाता है? कांप बेसिन। और ये कहाँ है? बाराकोटा और चंबल के सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए एरिया के अंदर। उसके बाद में महान सीमा भ्रंश क्या है? तो महान सीमा भ्रंश वो एरिया है जहाँ अरावली और विंध्यन एक दूसरे के साथ में टकराती है या मिक्सअप होती है। और वो इलाका कौन कौन सा है? तो सर बूंदी है, चित्तौड़ है, कोटा है और सवाई माधोपुर। महान सीमा भ्रंश। उसके बाद में जो
लावा का पठार या हाड़ौती का पठार का जो रीजन है, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग जो है वो है नदी बेसिन। सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है? नदी बेसिन। सबसे छोटा जो भाग है वो कौन सा है? गंगधार। और ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ के अंदर है। और क्या विशेषता है इसकी कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, उच्च भूमि है ये। एक आपको शाहाबाद वाला बताया मैंने कि शाहाबाद कोटा के अंदर है, शाहाबाद बारा के अंदर है। ये भी किसी के अंतर्गत आता है, लावा के पठार के अंतर्गत आता है। और शाहाबाद के अंदर कौन सी झील है? रामगढ़ है, जो कि कैसी झील है? क्रेटर झील है। किसके द्वारा बनी है? उल्का पिंड के द्वारा बनी है। और कैसी आकृति है इसकी? घोड़े की नाल की जैसी आकृति है। चौथा एक झालावाड़ था। और पांचवा जो था वो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी का जिक्र है इसलिए विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है। 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है अलग अलग जगहों के हिसाब से, एक बूंदी वाली जगह और एक मुकुंदरा हिल्स वाली जगह। बूंदी वाली जगह कहाँ से कहाँ तक है? लाखेरी से लेके इंद्रगढ़ तक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? संतूर है, 353, ज़्यादा 3-5 ना कर। मुकुंदरा हिल्स का है कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 517। 5 और 1 6 होते हैं, लेकिन हम 7 करेंगे। चंदनवाड़ा। ये आपके टोटली भौतिक विभाजन राजस्थान का आज कंप्लीट हुआ। अब जो होगा, अब 30-35 मिनट में सवाल करवाए जाएंगे और ये होगा आपके कल।